आप दुनिया की जो मर्जी पड़े वो बेहतरीन कंपनी उठा लीजिए, वो कंपनी चलेगी तो सिर्फ दो ही रीज़न की वजह से। एक, उसकी अर्निंग, किस तरह से उसकी अर्निंग पास में रही है, करंट में आ रही है, एंड प्लस अर्निंग विजिबिलिटी कैसी है फ्यूचर में। एक चीज़ तो ये रह गया। दूसरी जो चीज़ रहती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, या फिर अर्निंग को जो सपोर्ट करेगी उसकी वैल्यूएशन। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कंपनी तो अच्छी है, कंपनी के काम भी अच्छा है, बिजनेस मॉडल भी अच्छे हैं, अर्निंग भी अच्छी है, लेकिन उसके बाद वैल्यूएशन कुछ ज़्यादा ही महंगे हो गए? क्या कुछ ऐसा तो नहीं है? अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो हमें जिस तरह से आजकल आईआरसीटीसी की अगर हम बात करें, जिस तरह के रोलर कोस्टर राइड हमें आजकल देखने को मिल रही है, कुछ वैसा ही हो सकता है। अब ज़रा सोचिए, क्या 2 दिन में, कल और आज में आईआरसीटी 32% करेक्ट हो चुका है? क्या 2 दिन में इसके फंडामेंटल चेंज हो गए? क्या 2 दिन में कंपनी का अर्निंग विजिबिलिटी चेंज हो गए? क्या 2 दिन में जो इन्वेस्टर परसों तक खरीद रहे थे वो आज के बाद कभी नहीं खरीदेंगे? ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या कंपनी के प्लान ही चेंज हो गए, या फिर हम और आप आज के बाद आईआरसीटी को यूज़ करने ही वाले नहीं है? ऐसा इनमें से कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर कुछ होने वाला है, वैल्यूएशन जिसे हम बोलते हैं मार्केट में डिसकम्फर्ट हो चुके थे, यानी कंफर्ट लेवल से थोड़ा ऊपर चले गए थे। ज़रा उसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जब ऐसा स्मार्ट लोगों को समझ में आ जाता है कि अब वैल्यूएशन थोड़ा सा ऊपर चले गए, थोड़ा वेट करते हैं या फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, वो कुछ वैसा ही हुआ मार्केट में। स्मार्ट लोगों ने तो अपना माल निकाल लिया, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को चिपका दिया अपना माल। किस तरह से, आप यहाँ देख सकते हो। प्रमोटर के पास दिसंबर में कितने थे? 67 थे। उससे पहले अगर हम बात करें दिसंबर क्वार्टर से पहले, उस वक्त प्रमोटर के पास और भी ज़्यादा थे। तो धीरे से प्रमोटर ने अपने जो होल्डिंग है उसको कम किया। एक चीज़ तो ये रही। प्रमोटर कौन है हम सभी जानते हैं इसके। उसके बाद धीरे धीरे ये तो बाकी दिसंबर से लेकर सितंबर तक एक जैसे ही रही। बात करते हैं एफआईएस की तरफ से। दिसंबर में उनके पास थे 8.38, उसके बाद 8.17 नेक्स्ट क्वार्टर में, उसके बाद 8.07 और कम हुए, और उसके बाद अब देख सकते हो 7.81। तो जैसे जैसे स्टॉक बढ़ते गया ऊपर, धीरे धीरे करके स्मार्ट मनी अपने स्टेक को कम करते गए। उन्हें यह समझ में आ गया था बाकी तो कोई चीज़ दिक्कत नहीं है इस कंपनी में, इसीलिए उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। जो मर्जी की आप कंपनी उठा लीजिए मार्केट में, इंडियन मार्केट की, क्या वो शेयर करेक्ट नहीं हुआ है? अगर वो अपने डिस्कम्फर्ट लेवल पे गया, फिर चाहे आप एफले नाम ले लीजिए, इंडिया मार्ट ले लीजिए, डिक्सॉन ले लीजिए, कोई भी आप बेहतरीन कंपनी नाम ले लीजिए, या फिर आईआरसीटीसी, जब भी अपने वैल्यूएशन से ऊपर जाते हैं हम सिर्फ चेस करते हैं, और जैसे चेस करते करते हमको फाइनल किसी दिन बाई करते हैं और 2-4 दिन के बाद शेयर करेक्ट होता है। हमें लगता है अब तो हमारे साथ गलत हो गया, मेरे ही साथ कुछ ऐसा होना था, सेबी को कुछ करना चाहिए था। कौन क्या करेगा, शायद हम ठीक से उसको समझ नहीं पाए, इसीलिए हम उसको सही टाइम पे एंट्री नहीं कर पाए, और अगर हमें एग्जिट करना ही था शॉर्ट टर्म में, क्यों नहीं किया? ये एक सवाल हो जाता है। एफआईएस ने तो धीरे धीरे करके माल अपना कम किया। अब बात करें डीआईएस की। डीआईएस के ज़रा देखिए, दिसंबर में था 7.67 के आसपास, उसके बाद उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। उस वक्त शेयर कम जो है अच्छा खासा अपने पे बना हुआ था 10 के आसपास। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में जून में 11+, और इस बार आप देखिए सीधा 11 से ये आ चुका है 11.29 से 8.48 के आसपास। ये हमें क्या समझ आ रहा है कि स्मार्ट मनी कंटिन्यूसली जैसे जैसे शेयर ऊपर जा रहा था, धीरे 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 करके अपने प्राइस को कम कर रही थी, या फिर ये कहें अपने रिस्क को कम कर रही थी, प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दे रही थी। ऐसा नहीं जीरो कर दिया, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से उन्होंने तो निकाल दिया। लेकिन हम और आप क्या कर रहे थे? सिर्फ चेस कर रहे थे। अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे तो आपने चेस बिल्कुल नहीं किया। हमारी सिर्फ यही थ्योरी है, अगर मार्केट से कोई भी शेयर कभी हाथ से निकल जाए, आपकी नज़र से चला गया, जाने दीजिए। ना मार्केट में आप एक दिन, एक महीने, एक साल के लिए आए हैं, ना मार्केट 1 साल रहने वाला है, और ना जिस शेयर की आप बात करें जो आपसे छूटा है भी, वो 1 साल रहने वाला है। वापस घूम के आएगा, करेक्शन मार्केट में चलता रहता है, तो फिर काहे को चेज करना। अब ऐसे में एक सवाल निकल के आता है, चलिए शेयर तो करेक्ट हो चुका है, अब आगे क्या? आगे क्या है उसको हम समझें। एक चीज़ ज़रा ध्यान से समझिए, जब भी हम कभी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर मीडियम टर्म की बात करते हैं, हमारे 5 साल 10 साल के प्लान होते हैं। क्या उस 5 से 10 साल में कभी मार्केट करेक्ट नहीं होता है? बिल्कुल होता है। क्या कोई भी पर्टिकुलर शेयर करेक्ट नहीं होता है? बिल्कुल होता है। क्या हर करेक्शन में हम बेचते खरीदते हैं? स्पेशली बात करें लॉन्ग टर्म का, बिल्कुल नहीं करते। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं अभी भी, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जितना स्पीड से शेयर ऊपर गया था, ये समझ लिए 300-400% से भी ज़्यादा इसने रिटर्न दिए। वहाँ से ज़रा सा 20-30%, 40% करेक्ट अगर हो भी जाता है, वापस से अपनी जर्नी कंटिन्यू करने वाला है, ये आप जानते हैं। इसी नॉलेज के साथ तो आपने अपनी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग शेयर में कर रखी है, तो अभी हमें उतनी पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये सारी चीज़ें शॉर्ट रन में हमें होते हुए दिखाई पड़ती हैं,
और ये कुछ वैसे ही हो रही है। वीकली का चार्ट आपके सामने है, आप समझने की कोशिश करते हैं। जो हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कोई पैनिक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हमारी बात हुई थी 2 दिन पहले, जो आप सोच रहे हैं इस कंपनी में, अर्निंग के बारे में, वैल्यूएशन के बारे में, कंपनी के प्लान के बारे में, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, सब कुछ वैसा ही होने वाला है। सिर्फ शेयर करेक्शन हो रहा है, जो ज़रूरी था, एक हेल्दी करेक्शन बहुत ज़रूरी था। शॉर्ट रन की अगर हम बात करें, यहाँ पे वीकली का चार्ट आपके सामने ओपन है एंड वीकली के कैंडल आपको बनते हुए दिखाई पड़ रही है। कंप्लीटली एक बेरिश कैंडल हमें दिखाई पड़ रही है। 6500 के आसपास तक ये शेयर था, वहाँ से आज के दिन सिर्फ 2 ही दिन में 4400 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है। तो किस तरह से करेक्ट हो चुका है ये आपके सामने। फ्रेश बाइंग की बात करें या फिर एवरेजिंग की बात करें, सबसे पहले शेयर, फिर चाहे कितना ही अच्छा कोई भी शेयर क्यों ना हो, सिर्फ IRCTC ही नहीं, जब ये फॉलिंग नाइफ का काम कर रहा है उस वक्त हमें थोड़ा सा इसे दूर से ही देखने में ज़्यादा भलाई रहेगी। एक बार सेटल होने देते हैं, सपोर्ट लेने देते हैं एंड वॉल्यूम में वापस जिस तरह से अभी वॉल्यूम सेलिंग की तरफ हमें दिखाई पड़ रहा है, कुछ वैसे ही बाइंग की तरफ दिखाई पड़े या फिर वॉल्यूम गिरते हुए दिखाई पड़े सेलिंग साइड में, तब हम इसमें कुछ सोच सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ इसको सिर्फ दूर से देखने में ज़्यादा भलाई है। सिर्फ ये सोच के ले लिया 6000 का शेयर हमें सस्ता हो गया, हमें 4400 में मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक अपने इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ना जाए, सपोर्ट ना ले, हाथ नहीं लगाना है। अभी है 4400 के आसपास, इसका जो पहला सपोर्ट आते हुए हमें दिखाई पड़ रहा है वो बहुत जल्दी है, फिर कल या फिर हमें मंडे तक आते हुए दिखाई पड़ेगा 4000 के आसपास। 4000 के आसपास अगर ये मिलता है इस लेवल के आसपास, ये इसका पहला सपोर्ट है। और उसके बाद इसका जो फाइनल सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है, जो आपको छोटी सी रेड कैंडल दिखाई पड़ रही है, वीकली का ये कैंडल है, ये है 3800 के आसपास। अगर इस लेवल के आसपास हमें दिखाई पड़ता है तो यहाँ पे इसमें एक अच्छा एक बाइंग जोन यहाँ पे दिखाई पड़ता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में। इस वक्त IRCTC का 1 डे का चार्ट लगा हुआ है, आप यहाँ देखने की कोशिश कीजिए ज़रा सा इस चीज़ के ऊपर। ये अपने जितने भी इंपॉर्टेंट जो इसके मूविंग एवरेज हैं 10 डे एंड 20 से नीचे आज के दिन ट्रेड करना शुरू हो चुका है एंड क्लोजिंग भी दे चुका है। प्लस जो कैंडल बनी है कंप्लीटली बेरिश कैंडल बनी है, ये एक हमें समझ में आ रहा है। प्लस कहीं भी रिवर्सल का अभी भी साइन बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में पहला जिस सपोर्ट की हम बात करें, ये इस लेवल के आसपास की बात करें, ये है 4000 के आसपास। अगर यहाँ रुकता है तब हमें इसको देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है। अगर 4000 ब्रेक होता है उसके बाद जो सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है, आप देख सकते हैं 38 के आसपास, या फिर बेस्ट लेवल इसका हो जाएगा 35 के आसपास। अब 35 आएगा नहीं आएगा वो तो कहना भी मुश्किल है यहाँ से, लेकिन जिस तरह से गिर रहा है इसमें भी कोई पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। पॉसिबिलिटी बिल्कुल दिखाई पड़ रही, क्यों? एक दिन में शेयर 1000 पॉइंट गिर रहा है, तो इसलिए 44 से अगर ये 34 35 आ जाता है तो वो तो बेस्ट बाय हो जाएगा 35 के आसपास। 35 इज़ बेस्ट, 38 उसके बाद सेकंड लेवल और 4000, ये 3 लेवल के ऊपर हमें नज़र होना ज़रूरी है। लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे अगर आपको फ्रेश बाइंग भी करनी है या फिर एवरेजिंग करनी है, क्योंकि अभी शेयर बिल्कुल फॉलिंग नाइफ का काम कर रहा है। 2-4 रुपया महंगा ले लेंगे, 100 रुपये महंगा ले लेंगे, लेकिन कंफर्मेशन के साथ लेंगे तो हमारा जो होगा टाइम बच जाएगा और हम बिल्कुल सही रहेंगे। एज ऑफ नाउ थोड़ा सा इसमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है। आप देख रहे हो किस तरह से 15%, 16%, 18% डेली बेसिस पे गिर रहा है, इसलिए इन लेवल के ऊपर आपकी नज़र होना कल और मंडे को ज़रूरी हो जाता है। आई होप आप जितने भी इसके लेवल्स हैं आप उन चीज़ों को समझ गए। फर्स्ट 4000, सेकेंड जिसके हम बात करें 3750 के आसपास का सपोर्ट आते हुए दिखाई पड़ रहा है, 38 3750 इसी लेवल के आसपास। और आखिरी जो रहेगा बेस्ट बाय जिसे हम कहेंगे इस शेयर के लिए वो है 35 आएगा नहीं आएगा उसको कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये 2 लेवल आपको आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, प्राइवेट चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, सारे प्रोसेस सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो। थैंक यू सो मच।